जय हिंद बच्चों। संजय पब्लिक इंटर कॉलेज में आपका स्वागत है। क्लास 10 विषय है हमारा सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में इकाई 3 नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र में लेसन 2 संघवाद। चैप्टर का नाम है संघवाद। संघवाद क्या है? संघवाद शासन की वह प्रणाली है जिसमें सत्ता का विभाजन केंद्रीय प्राधिकरण और सरकार के अंगीकृत इकाइयों के मध्य होता है। सत्ता के बंटवारे को सामान्य रूप से संघवाद कहते हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता रही हूँ। भारतीय संविधान में मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया जाता है। संघ सरकार, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारें। इसके बाद नगरपालिकाओं और पंचायतों के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी होता है। भारतीय संविधान में केंद्र व राज्य के बीच कानून भारत संविधान में केंद्र व राज्य सरकारों के बीच कानूनी अधिकारों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। तीन भागों में बांटा गया। संविधानों केंद्र व राज्य कानूनी अधिकारों को संसूची राज्य सूची भारतीय संविधान में केंद्र व राज्य सरकारों के बीच कानूनी अधिकारों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 संघ सूची, राज्य सूची और 3rd हमारा समवर्ती सूची। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, भारत में संविधान सरकारों में यह भी नई व्यवस्था विश्व में लोकतंत्र का
भारत। संघवाद, बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख बदलाव किया गया उसमें केंद्रीय सरकार का शक्ति में कमी कभी न करना एक प्रमुख बदलाव था और ये अधिकार प्रांतीय सरकारों को दिए गए थे। ये अधिकार उनको केंद्र द्वारा दिए गए थे। किसके द्वारा दिए गए थे? केंद्र द्वारा। और उन्हें केंद्र सरकार वापस ले सकती थी। मतलब जब केंद्र सरकार ने दिया है अधिकार तो वो वापस भी ले सकती है। संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषता इस प्रकार है। नंबर संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण इस प्रकार है। नंबर 1 दो स्तरीय सरकार। नंबर 2 शक्ति का वितरण। नंबर 2 शक्ति का वितरण, संविधानिक समान स्तर, स्वतंत्र न्यायपालिका, देखिए भारतीय संविधान में ये बता दिया गया 3 भागों में बांटा गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। 2 स्तरीय सरकार, शक्ति का वितरण, संविधानिक स्थिति, समान स्तर। 4th नंबर स्वतंत्र न्याय पालिका। और छठा हमारा वित्तीय सहायता।
देखिए कुछ कितनी विशेषताएं हैं हमारी, 7। दोहरी स्तरीय सरकार, यह सरकार 2 अधिक स्तरों वाली होती है। शक्ति का वितरण, अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह का शासन करती है, परंतु कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। संवैधानिक स्थिति, संवैधानिक स्थिति विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होती है। समान स्तर, संविधान में मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की दोनों सरकारों की सहमति से हो सकती है। स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका हमारी अदालतों और संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों का व्याख्या करने का अधिकार है। फिर हमारा वित्तीय स्वायत्तता, वित्तीय सहायता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। दोहरे उद्देश्य यानी कि डबल, इस प्रकार संघीय सरकार व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं को पूरा सम्मान करना। इस कारण संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए 2 चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारत में संघीय व्यवस्था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 3rd, भारत में संघीय व्यवस्था। भारत में संघीय व्यवस्था भारतीय संविधान में मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया। संघ सरकार यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था। बाद में पंचायतों और नगरपालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा जाता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 भागों में बांटा गया। ये 3 सूचियां इस प्रकार हैं। संघ सूची नंबर 1, संघ सूची नंबर 2, राज्य सूची नंबर 3, समवर्ती सूची। संघ सूची के अंदर क्या क्या होता है? विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, तीन सूची देखिए कौन कौन सी, 3 सूचियां। इस प्रकार हैं।
मुद्रा जैसे। सेकंड है हमारा राज्य सूची। राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई। ठीक है, जैसे 3 सूची इस प्रकार है। सब सूची मतलब प्रत्यक्ष विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे। राज्य सूची जो राज्य सरकार करती है, उसके अंदर होते हैं पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई आदि। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर, संघ विभाग, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे विषय हैं। केंद्र के साथ राज्य सरकारों की संयुक्त अभिव्यक्ति करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भाषाई राज्य। संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। देखिए, संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। संघीय व्यवस्था के लिए संवैधानिक प्रावधान आवश्यक है। इसके अतिरिक्त यदि भारत में संघीय शासन व्यवस्था सफल है तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों भर का होता है। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य क्षेत्र यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को जाना जाता है। चरित्र जैसा कहते हैं कि किसी व्यक्ति का चरित्र कैसा, उसका व्यवहार कैसा है, उसका बर्ताव कैसा है। इसी से संघवाद की भावना, विविधता का आदर और संग साथ रहने की इच्छा
स्थापित होना सुनिश्चित हुआ, यानी कि माना गया। भाषाई राज्य हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में पहली कड़ी परीक्षा तब हुई जब भाषा पर आधारित राज्यों का गठन हुआ। भारत में सन 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा आरंभ की। उस समय से लेकर 1919 तक, यानी कि लास्ट साल तक 1919 तक का यदि राजनीतिक मानचित्र अगर देखें तो उसमें बहुत सारे बदलाव आश्चर्यचकित कर देने वाले हैं। अनेक प्रांतों का विलय हो गया और कई नए प्रांत बनाए गए और प्रांतों की सीमाएं, क्षेत्र भी, नाम भी बदल दिए गए। जैसे कि नाम बदला गया, हमारा इलाहाबाद को प्रयागराज बोलने लगे और कई प्रांतों के नाम चेंज हुए हैं, बदलकर दूसरे रखे गए हैं। वो सारे बदलाव किए गए हैं 2019 तक, 1947 से 2019 तक। भाषा नीति, भाषा नीति नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भाषा नीति। भारतीय संघ की दूसरी परीक्षा भी यहाँ की भाषा नीति है। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी को राज्यभाषा, हिंदी को राजभाषा, कभी राज्यभाषा सोचो, राजभाषा के रूप में मान्यता मिली, लेकिन हिंदी केवल 40% लगभग भारतीयों की मातृभाषा है। इसलिए दूसरी भाषाओं की रक्षा के कई प्रावधान बनाए गए। संविधान में हिंदी के अतिरिक्त अन्य 21 भाषाओं को अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है। केंद्र राज्य संबंध, नेक्स्ट पॉइंट हमारा केंद्र राज्य संबंध। केंद्र और राज्य के संबंधों में आए निरंतर परिवर्तन में से ज्ञात क्या होता है? व्यवहार में संवाद किस प्रकार सशक्त हुआ? सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता में कैसा रूप लेगी? नेक्स्ट, जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें रही तो केंद्र सरकार में राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने का प्रयास किया गया। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि राज्य के अधिकारों की अनदेखी करने का प्रयास किया। उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। यह संघवाद की भावना का प्रतिकूल कार्य था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा भारत की भाषाई विविधता। भारत में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं। वर्ष 1991 की जनगणना 2011 में लोगों ने 1500 से ज्यादा अलग अलग भाषाओं की अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज कराया था। अपनी भाषाओं को दर्ज कराया था। इन भाषाओं को कुछ प्रमुख भाषाओं के साथ समूहबद्ध कर दिया गया। समूह, किसी चीज का समूह करना, यानी कि जोड़कर कर दिया गया। जैसे भोजपुरी,
जैसे भोजपुरी, मंगई, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजधानी, राजस्थानी, भीली और ऐसी दूसरी भाषाओं को हिंदी में के अंदर जोड़ दिया गया था। ऐसी समूहता के बाद भी जनगणना में 114 प्रमुख भाषाएं पाई गई। इनमें 22 भाषाओं को भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में रखा गया। कितनी भाषाओं को रखा गया? 22 भाषाओं को, और इसी कारण उन्हें अनुसूचित भाषाएं कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारत में विकेंद्रीकरण। भारत में विकेंद्रीकरण, भारत के केंद्र शासित देश कौन कौन से हैं? चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, पुडुचेरी तथा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। विकेंद्रीकरण, भारत में विकेंद्रीकरण जब केंद्र और राज्य में शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। विकेंद्रीकरण कार्यों, शक्तियों, लोगों को या चीजों को केंद्रीय स्थान या प्राधिकारी से हटाकर पुनः विभाजित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। केंद्रीकरण मुख्यतः सरकारी क्षेत्रों में किया जाने वाला और व्यापक रूप से अध्ययन किया जाने वाला विषय है। विकेंद्रीकरण का अर्थ भिन्न क्षेत्रों में इसको लागू करने के तरीकों के अनुसार विभिन्न इसको लागू करने के तरीकों के अनुसार भिन्न हो सकता है, यानी कि अलग हो सकता है। विकेंद्रीकरण की अवधारणा को निजी व्यवसायों और संगठनों में समूह गतिविधि और प्रबंधन विज्ञान, राजनीति विज्ञान, विधि, लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में लागू किया जाता है। देखिए बच्चों, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। इसको पढ़िएगा, याद कीजिएगा और लाइक करिए, शेयर करिए। वीडियो को हमेशा देखते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।